हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी। आज हम आपको 3 जनवरी का करंट अफेयर्स जो है बताएंगे। तो चलिए 3-4 जनवरी का बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं 3 जनवरी से। 3 जनवरी में पहला क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफस्पा को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है, तो वो है नागालैंड। नागालैंड में अफस्पा कानून को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि अफस्पा मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और ये एक्ट जो है 11 सितंबर 1958 में लागू हुआ था। 58 में लागू हुआ था। ये पूर्वोत्तर राज्यों में लागू हुआ था। पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम, त्रिपुरा, मणिपुर हो गया, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, ये सब जगह ये लागू किया गया था। ये सेना को कार्यवाही में मदद के लिए लागू किया गया था। और 1990 में ये कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। अफस्पा में होता क्या है, जब जैसे कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को विवादित घोषित कर दे तो अफस्पा कानून जो है वहाँ पर लागू कर दिया जाता है। और जब वहाँ पे कानून लगा दिया जाता है तो वहाँ पर सशस्त्र सेना बल वहाँ पर भेजा जाता है। तो यह है अफस्पा कानून, जो कि अभी नागालैंड में बढ़ा दिया गया है 6 महीनों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इसरो ने गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के कितने लोगों को चुना है? तो गगनयान के लिए 4 लोगों को चुना है। और गगनयान एक मिशन है, मानव मिशन है। अंतरिक्ष में भारत जो है खुद मानवों को भेजेगा। और चूंकि पहले GSLV रॉकेट्स होते थे तो वो क्रायोजेनिक इंजन मतलब कि क्रू मॉड्यूल का वजन उठाने में सक्षम नहीं थे। फिर GSLV मार्क 2 आया। मार्क 2 ये उठाने में सक्षम रहा, मतलब क्रू मॉड्यूल का वजन जिसमें इंसान रहेंगे उसको उठाने में सक्षम रहा। और अभी GSLV मार्क 3 का भी परीक्षण हुआ चंद्रयान में। चंद्रयान में इसको लॉन्च करने में GSLV मार्क 3 का इस्तेमाल किया गया और वो मतलब इस कार्य में वह सफल रहा। और 15 अगस्त को मोदी जी ने 15 अगस्त 2018 को मोदी जी ने लाल किले से जो है इसकी घोषणा की थी कि भारत जो है अपने दम पर मानवों को अंतरिक्ष में भेजेगा इसरो की मदद से। तो इसके लिए 10 अरब करोड़ रुपए भी आवंटित उन्होंने किए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार जिस देश में नववर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है, तो भारत में सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील और फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान ब्राज़ील के बाद है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है रूस है, फिर कनाडा है, कनाडा के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद चीन, चीन है चौथे नंबर पे, फिर ब्राज़ील आता है, फिर उसके बाद ब्राज़ील के बाद भारत आता है। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ थी, लेकिन अब वर्तमान में 1 अरब 33 करोड़ होने का अनुमान है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में DRDO की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया है? तो राज्य है कर्नाटक। और कर्नाटक में DRDO का जो है प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये होता है। और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और ये जो है रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस फिल्म को 52वें ऑस्कर अवार्ड के नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये फिल्म है द लास्ट कलर। ये हम लोगों के देश के जो मशहूर शेफ़ हैं विकास खन्ना, उनके द्वारा बनाई गई फिल्म है। और ये फिल्म किस पर आधारित है?
ये मथुरा में और बनारस में रहने वाली विधवाओं के जीवन पर आधारित है ये फिल्म। इसको 52वें ऑस्कर अवार्ड के लिए इसका नामांकन किया गया है बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये देश है पलाऊ। और पलाऊ जो देश है इसने मतलब कि चूँकि सनस्क्रीन से कोरल रीफ को नुकसान पहुंचता था, तो इसलिए सनस्क्रीन के व्यापार पर उसने प्रतिबंध लगा दिया, और अगर किसी को बेचते हुए पाया जाता है तो उस पर $1000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। आरबीआई ने हाल ही में जिस नाम से एक ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे। आरबीआई ने हाल ही में जिस नाम से एक ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे, तो वो ऐप है मनी, MANI। मनी ऐप है, और मतलब मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफिकेशन। और जो हम लोगों का आरबीआई है 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो महाराष्ट्र में है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को जिस वर्ष की अधिकतम आयु तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है, तो 65 वर्ष की आयु तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 65 वर्ष तक अधिकतम आयु तक सेवा दे सकेंगे। तो इस टाइम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है हम लोगों के जनरल बिपिन रावत हैं, और ये जो हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये 20 दिसंबर 2019 में इसका गठन हुआ था, और 1 जनवरी 2020 में हमारे जनरल बिपिन रावत जो है पहले रक्षा प्रमुख बने। पहले जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन, 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश में आयोजित की जाएगी? तो 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस जो है ये भारत में आयोजित की जाएगी। और ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस को हम लोग भूविज्ञान का ओलंपिक भी बोलते हैं। भूविज्ञान का ओलंपिक भी इसको बोलते हैं, और हर 4 साल में ये एक बार आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 107वां संस्करण भारतीय विज्ञान कांग्रेस का बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, और इसका विषय क्या होगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये ग्रामीण विकास से है। प्रौद्योगिकी ये ग्रामीण विकास से है, ठीक है। उमारो सिसिको एम्बालो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो उमारो सिसिको एम्बालो ने गिनी बिसाऊ देश का चुनाव जीता है, और ये जो है हमारा साउथ अफ्रीका का एक देश है, और इसका कैपिटल है बिस्सौ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ECI ने कौन सी ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है जिसके तहत राजनीतिक दलों को वास्तविक समय के आधार पर आवेदन की स्थिति पता चलेगी? तो ये उन्होंने ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है PPRTMS। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। और ये ऐप जो है जो आवेदक लोग आवेदन करेंगे तो आवेदन की क्या स्थिति है उसको पता करने के लिए PPRTMS का निर्वाचन आयोग ने इस प्रणाली को शुरू किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
किस राज्य ने भू राजस्व के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए पौती ऐप लॉन्च किया है? तो भू राजस्व के ऑनलाइन भुगतान सुविधा के लिए ओडिशा ने ये इस ऐप को लॉन्च किया है। 5T मंत्र के अंतर्गत इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये ऐप लॉन्च करने वाली कौन है, कौन सा विभाग है? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग ने ये ऐप लॉन्च किया, डेफिनेटली वही करेगा। और ओडिशा के बारे में और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ओडिशा की राजधानी हम सभी जानते हैं भुवनेश्वर है। और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में कौन से 2 खेल शामिल किए जाएंगे? पहली बार खेलो इंडिया गेम में कौन से 2 खेल शामिल किए जाएंगे? तो लॉन बॉल और साइकिलिंग 2 ऐसे खेल हैं जो खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये इस खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन जो है हमारा ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विजिट नेपाल 2020 अभियान का शुभंकर क्या है? तो अब इस अभियान का विजिट नेपाल 2020 अभियान का शुभंकर है येती। येती जो है नेपाल का एक पौराणिक पशु है, वहाँ का एक पौराणिक पशु है। और नेपाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो है इस अभियान को शुरू किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओली खड़ग प्रसाद शर्मा ओली अपने किस बयान के कारण अभी चर्चा में हैं, किस विवादित बयान के कारण, इसे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान सहायता, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर कौन सा लॉन्च किया है? तो वो नंबर है 139। ये आप लोग भी याद रखिएगा, आपको पर्सनली भी इसका काम पड़ सकता है। और ये जो है यात्रा के दौरान पूछताछ, अगर कोई सहायता चाहिए या पूछताछ करनी है या कोई शिकायत हो तो उसके निवारण के लिए ये नंबर है। और ये नंबर जो है ये IVRS सिस्टम पर आधारित है। IVRS सिस्टम पर आधारित है। IVRS मतलब होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम ना, इस सिस्टम पर ही आधारित है। और हम लोग के रेल मंत्री के बारे में बता दूं, हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी राज्य सरकार रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है? तो रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना आंध्र प्रदेश की सरकार बना रही है। ये अवैध रूप से जो उसकी बिक्री होती है इस पर भी उसमें रोक लगाने की कोशिश की गई है। तो और जो हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं YS जगन मोहन रेड्डी। YS जगन मोहन रेड्डी हैं। और हमारे राज्यपाल जो हैं विश्वभूषण हरिचंदन हैं। विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के राज्यपाल हैं। विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के राज्यपाल हैं। और YS जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को GI टैग प्राप्त होगा? किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को GI टैग प्राप्त होगा? तो यह राज्य है झारखंड। GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब ये जो हमारी स्पेशल प्रमुख कलाएं हैं जो कि उस राज्य की पहचान है। एक तरह से ये कलाएं जो दीवार पर बनाई जाने वाली कलाएं हैं, ये सोहराई और कोहबर कलाएं जो हैं ये दीवार पर बनाई जाती हैं। तो इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। कहीं पर भी अगर ये कला प्रदर्शित होगी तो वहाँ पर झारखंड का नाम आएगा।
ये है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का मतलब। और चलिए झारखंड के बारे में बता दें। झारखंड की राजधानी हम लोग जानते हैं रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हमारे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू वहाँ के राज्यपाल हैं। और जैसे जीआई टैग, जैसे बिहार की मधुबनी पेंटिंग जो होती है उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में 2020 शेर जनगणना के लिए 10,000 कैमरों का उपयोग किया जाएगा? तो ये गुजरात में 10,000 कैमरों का उपयोग किया जाएगा। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिलायंस ने किस राज्य में पायलट आधार पर अपना ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म जियो मार्ट लॉन्च किया है? तो जियो मार्ट को रिलायंस ने लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। और ये जियो मार्ट हमारा है क्या? जियो मार्ट जैसे जियो कंपनी ने जितनी भी किराना स्टोर्स हैं उन सबको जोड़ने का काम कर रहा है। और जब सभी किराना स्टोर जुड़ जाएंगे तो हम लोग ऑनलाइन कोई भी घरेलू सामान अपने नज़दीकी किराना स्टोर से अपने घर पर मंगा सकेंगे। और महाराष्ट्र के बारे में बता दूं, महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और कोश्यारी भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। तो चलिए 4 जनवरी के बारे में बात करते हैं। तो 4 जनवरी का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एस सौम्या जो हैं उन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है और कर्नाटक में संगीत के क्षेत्र में इसे सर्वोत्तम पुरस्कार माना जाता है। और जैसे दक्षिण भारत में जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हमारा हो गया, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सब में ये दक्षिण भारत में दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है और वहाँ सर्वोच्चतम पुरस्कार माना जाता है इसे। सर्वोच्च पुरस्कार या उच्चतम पुरस्कार माना जाता है इसे, संगीत कलानिधि पुरस्कार को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जिस राज्य ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? तो बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू करने वाला राज्य है हमारा राजस्थान। मतलब राजस्थान सरकार ने ये किया है। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज, जैसे दूर दराज के क्षेत्रों जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा हमारी नहीं है, तो वहाँ सरकारी योजनाएं पहुँचाने के लिए उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग किया गया है। अब राजस्थान के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इसे आप नोट कर लीजिए। और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ये बार बार मैं इसके बारे में बताऊंगा ताकि आप वीडियो देखें तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं वहाँ के कलराज मिश्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय अंडर 19 टीम के साथ विश्व कप खेल चुके मनजोत कालरा को उम्र धोखाधड़ी मामले में रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए कितने साल के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो मनजोत कालरा को धोखाधड़ी मामले में 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। 1 साल तक ये नहीं खेल पाएंगे रणजी ट्रॉफी। तो ये जो है इन्होंने अंडर 19 जो है फाइनल में इन्होंने शतक भी जड़ा था, लेकिन धोखाधड़ी के मामले में, चूँकि धोखाधड़ी में ये पकड़े गए तो इन्हें 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा जारी ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग सूची में किस स्थान को बरकरार रखा? तो उन्होंने 8वें स्थान को बरकरार रखा। ये हैं भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं ये। और इनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू। ये है वेट लिफ्टर और ये मणिपुर से संबंधित हैं। मणिपुर में इनका घर है, मतलब इनका जन्म हुआ था मणिपुर में और मणिपुर की राजधानी इम्फाल हम सब जानते हैं। और ये जो हमारी मीराबाई चानू हैं, साइखोम मीराबाई चानू, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारतीय महिला हॉकी टीम भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने हाल ही में घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की? तो संन्यास की घोषणा करने वाली हमारी खिलाड़ी हैं महिला खिलाड़ी सुनीता लाकड़ा। और ये सुनीता लाकड़ा पैर में चोट की वजह से इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम से इन्होंने संन्यास ले लिया। और ये जो इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। और चलिए अब भारतीय महिला हॉकी टीम के बारे में बता दें। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान जो है वो है रानी रामपाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया? तो भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। तो आपको बता दें कि ये देश जो हैं प्रतिवर्ष 1 जनवरी को अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं, ताकि दोनों देशों में युद्ध की संभावनाएं टाली जा सकें और उनके बीच में वैमनस्य ना बढ़े। तो पाकिस्तान के साथ 1 जनवरी को जो है परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। और ये इसके लिए 31 दिसंबर 1988 31 दिसंबर 1988 में एक मतलब समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था कि ये देश ऐसा करेंगे। 31 दिसंबर 1988 में इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और जो है हमारा 27 जनवरी से इन लोगों ने 27 जनवरी 1991 से इन लोगों ने जो है ये आदान प्रदान प्रारंभ किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किस स्थान पर आयोजित की जा रही है? तो यह लेह में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 तो ये लेह में आयोजित की जा रही है। और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं के.एल. कुमार इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला जिसने 6 महाद्वीपों की 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है, तो ये है मालावत पूर्णा। इन्होंने 6 महाद्वीपों की 6 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है मालावत पूर्णा ने। और ये जो है मालावत पूर्णा, इनका जन्म हुआ था तेलंगाना में। और ये जैसे 24 मई 2014 में 24 मई 2014 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष है, मालावत पूर्णा की। और ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन हैं और तेलंगाना किस प्रकार बना और किस तारीख को बना। अगला क्वेश्चन है 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर ने पहली और दूसरी तिमाही में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में टॉप किया है? तो 10 लाख से अधिक की आबादी वाला शहर जो है वो है इंदौर और उसने टॉप किया है। किस सर्वेक्षण में? स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में। आपको बता दूं कि 1 से 10 लाख की आबादी वाला शहर है हमारा जमशेदपुर ने भी टॉप किया है। ये 1 से 10 लाख की आबादी वाला शहर है। और 10 लाख से अधिक की आबादी वाला हमारा इंदौर है। और ये जो इंदौर है ये है हमारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम और वहाँ के गवर्नर जनरल को आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का नया परिसर का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है, नागपुर में एनएफएससी कॉलेज का नए परिसर का उद्घाटन किया है। और जो है हमारा महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन,
राज्यों के प्रगतिशील किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पुरस्कार का नाम बताएं। राज्यों के प्रगतिशील किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है कृषि कर्मण। ये कृषि कर्मण पुरस्कार जो दिया जाता है खाद्यान्न उत्पादन और चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज की व्यक्तिगत फसलों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों को इनाम देने के लिए। जो व्यक्तिगत रूप से ये फसलें जो हैं जिन राज्यों में अच्छी होती हैं उन राज्यों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ये पुरस्कार दिया जाता है कृषि कर्मण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन है वर्ष 2020 के पहले उपग्रह का नाम बताएं जिसे इसरो 17 जनवरी 2020 को लॉन्च करेगा। तो GSAT-30 को इसरो जो है लॉन्च करेगा 17 जनवरी 2020 को, उसने लॉन्च कर दिया है इस टाइम। तो 17 जनवरी 2020 को लॉन्च किया और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में जो कि कर्नाटक में है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं के सिवन, हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में नामित किया है। तो इस वर्ष को नामित किया उसने नर्स और मिडवाइफ का वर्ष। क्यों? क्योंकि इस 2020 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती है, तो इसलिए इस वर्ष को उनके सम्मान में नर्स और मिडवाइफ का वर्ष नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने देश की सभी एयरलाइनों को किस देश के एयर स्पेस को इस्तेमाल करने को नहीं कहा है। तो उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल करने को नहीं कहा है। इसका कारण यह है कि मई 2019 में एक दुर्घटना हो गई थी, उसमें 97 लोग मारे गए थे विमान दुर्घटना में। तो बाद में जब उसकी जांच हुई तो उसमें फर्जी सर्टिफिकेशन का मामला सामने आया। तो इसीलिए योग्यता को दृष्टि में रखते हुए अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने देश की एयरलाइनों को उस देश के एयर स्पेस में इस्तेमाल करने से रोक दिया है। किस राजनीतिक दल ने मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान शुरू किया है। तो मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान शुरू करने वाला राजनीतिक दल है हमारा BJP। ये अभियान जो है दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता से बात इस अभियान में दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता से बात की जाएगी और उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। इस आधार पर वो चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेंगे। किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए हैं। किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए हैं। तो ईरान के जनरल जो हैं कासिम सुलेमानी थे, उनको अमेरिका के ड्रोन हमले में उनकी मृत्यु हो गई है। और ईरान जो है उसके राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति हैं। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल और ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश में दिशा अधिनियम 2019 लागू करने के लिए विशेष अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दिशा अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए कृतिका शुक्ला और M दीपिका को नियुक्त किया गया है, 2 अधिकारियों को। आपको बता दें कि दिशा अधिनियम जो है ये इस अधिनियम के अंतर्गत दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को 21 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा करके 21 दिनों के भीतर ही उन्हें सजा दे दी जाएगी, दिशा अधिनियम 2019 के अंतर्गत। 28वां दिल्ली विश्व पुस्तक मेला इस बार मुख्य रूप से किस लीडर पर केंद्रित होगा। तो 28वां दिल्ली विश्व पुस्तक मेला इस बार महात्मा गांधी पर केंद्रित होगा और इसका आयोजन जो है नेशनल बुक ट्रस्ट विद इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इसका किया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है और इसका थीम है गांधी द राइटर्स राइटर।
गांधी द राइटर्स और पहली बार इसका आयोजन जो है 1972 में किया गया था, विश्व पुस्तक मेला का। गांधी द राइटर इसका थीम है। किस मंत्रालय ने 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया है। और इस फेलोशिप में क्या होता है, प्रति माह 25,000 रुपये मिलते हैं और हर 5 साल पे अनुसंधान अनुदान के रूप में 5 लाख रुपए मिलते हैं। हर महीने जो है 25,000 रुपये मिलते हैं और 5 वर्ष पे 5 लाख रुपए मिलते हैं अनुसंधान अनुदान के रूप में। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है हमारा, उसके मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डे एन्युअलम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ हस्ताक्षर किए हैं इस पर। और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है और इसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि फ्लिपकार्ट के जो मालिक हैं दो लोग हैं, सचिन बंसल और बिनी बंसल। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमने। और अपना आंसर जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।